हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो देखा होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप पार्ट 1 देखेंगे तभी आपको पार्ट 2 भी समझ में आएगा और इसके आगे के भी जो वीडियोज़ होंगे वो तभी समझ में आएंगे। ठीक है, तो जो वीडियोज़ हैं वो जिस तरीके से सीक्वेंस में आते हैं तो वो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उनको पूरा देखिए। ठीक है, और वीडियो हमेशा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, बीच में रोक रोक करके नहीं देखिए। ठीक है, और एक बात आप सभी बच्चों से मुझे कहनी है कि प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे वीडियो को अपना ढेर सारा लाइक दीजिए और मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2। तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि गांधी जी को जो सत्याग्रह किया था उन्होंने, उसके बाद जो है उनको क्या किया था, गांधी जी को रॉलेट एक्ट के लिए उन्होंने जगह जगह वो पूरे देश में, भारत में क्या हुआ था कि जगह जगह आंदोलन होने लगे थे। ठीक है ना, तो इनको रोकने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, वो जगह जगह लोगों पर अत्याचार करने लगी। उसके लिए उन्होंने रॉलेट एक्ट लाया। ठीक है, जिसमें रॉलेट एक्ट क्या था कि किसी को भी बिना किसी ट्रायल के ही 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। कोई भी जो नेशनलिस्ट होगा, जो आंदोलनकारी होगा, उसको क्या करेंगे ये लोग कि बिना ट्रायल के, बिना कुछ पूछे, बिना कोई कुछ बताए, क्या करेंगे, सीधा पकड़ेंगे और 2 साल के लिए उनको जेल में बंद कर देंगे। ठीक है, और क्या किया गया, गांधी जी को जो है दिल्ली जाने पर उनके रोक लगा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जो है वो आप लोगों को पता ही है कि कौन लेके आए थे, सर सिडनी रॉलेट लाए थे। ठीक है, चलिए अब इसके आगे जो है अब हम देखते हैं कि अब आगे की कहानी हमें क्या बताती है। अब देखिए आगे, देखिए क्या होता है। 10 अप्रैल 1919, अब देखिए अब आगे आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, आप सभी जानते ही हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। ठीक है, इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया और इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। अब जो ये रॉलेट एक्ट था, इसके विरोध में जो लोग थे, ठीक है ना, वो क्या कर रहे थे, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वो कोई हंगामा नहीं मचा रहे थे, वो शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने क्या किया कि ये जो शांतिपूर्ण जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इन पर इन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। ठीक है, तो जब गोलियां चलानी शुरू कर दी तो लोगों ने जगह जगह पर जा करके क्या किया, भाई किसी को भी गुस्सा आएगा ना कि हम जो है, हम तो बहुत शांति से अपना काम कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर हमें क्यों मारा जा रहा है, हमारे ऊपर क्यों गोलियां चलाई जा रही हैं। तो अब लोगों ने इसके विरोध में सरकारी संस्थानों पर जगह जगह पर जा करके इन लोगों ने क्या किया कि जो भी सरकारी, जो गवर्नमेंट जो संस्था थी, जो ऑफिशियल थी, ऑफिस थे, उन पर जा करके इन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। ठीक है, अटैक करना शुरू कर दिया जो आम जनता थी। क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है कि अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो जाता है। जब इस तरीके की जो प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है कि लोग भी इधर उधर जा करके और सरकारी संस्थानों पर जब अपना अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो अमृतसर में अब पुलिस को हटा दिया जाता है। ठीक है, पुलिस को हटा करके और उसकी जगह पर क्या किया जाता है, मार्शल लॉ का मतलब होता है कि पुलिस की जगह पर फौज को तैनात कर देना। ठीक है, आर्मी को खड़ा कर देना। तो जो अब क्या किया जाता है कि अमृतसर में मार्शल लॉ को लागू कर दिया जाता है और इसकी जो कमान थी, इसका जो हेड था वो कौन था, जनरल डायर। ठीक है, तो इसकी जो कमान थी वो जनरल डायर के हाथों में सौंप दी जाती है, जो कि बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जालियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। आप सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल को
हर साल जो है पंजाब में बैसाखी का फेस्टिवल मनाया जाता है ना। तो उस दिन भी 13 अप्रैल के दिन क्या हो रहा था, लोग जो थे वो अपना फेस्टिवल बैसाखी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। जो गांव के लोग थे, ठीक है, ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। यानी कि जो गांव के लोग थे वो जलियांवाला बाग में एक मेला लगा हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग में एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में शामिल होने के लिए गांव से जो लोग हैं पूरे ग्रुप में, ठीक है, जत्था का मतलब होता है पूरे ग्रुप में, ठीक है, तो ग्रुप में जो गांव के लोग थे वो उस मेले में आए थे। अब देखो, जो जलियांवाला बाग है यह चारों तरफ से बंद था और निकलने के लिए रास्ते संकीर्ण थे, यानी कि बहुत ही क्या बोलते हैं, छोटा रास्ता था, ठीक है। तो ये जो है ना, अगर आप कभी गए हो, कोई भी बच्चा जो मेरा वीडियो देख रहा है वो कभी भी अगर जलियांवाला बाग गया होगा तो उसने देखा होगा कि जो जलियांवाला बाग जो है ना वो चारों तरफ से इस तरीके से घिरा हुआ है, ठीक है, उसमें कहीं से जाने का बाहर रास्ता ही नहीं है, वो चारों तरफ से इस तरीके से ना पूरा घिरा हुआ है और बस एक ही गेट है, ठीक है, इस तरीके से घिरा हुआ है और इसके अंदर ही ना एक कुआं है, ठीक है, और गेट जो है वो सिर्फ एक है, सिंगल, ठीक है। तो अब देखिए आगे की स्टोरी में क्या होता है। अब देखो, जो जनरल डायर रहता है वो किसी को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करता है, कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप जाता है और जनरल डायर जो निकलने का रास्ता होता है उसे बंद करवा देता है, ठीक है। जो एक सिंगल रास्ता होता है उस जो जलियांवाला बाग जो है उससे निकलने, उस बाग से निकलने के लिए जो एक सिंगल रास्ता होता है उसको पहले वो क्या करता है, बंद करवा देता है और फिर भीड़ पर गोली चलवा देता है। अब आप सोचिए कि ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ठीक है, एकदम ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ठीक है, चारों तरफ से वो दीवारों से घिरा हुआ है, एक सिंगल उसका रास्ता है, इसको जनरल डायर जो है वो भी बंद करवा देता है। अब इन पे धड़ाधड़ गोलियां चलवा देता है। अगर आप लोग जाएंगे कभी घूमने के लिए तो आज भी इन दीवारों पर गोलियों के निशान हैं, ठीक है, ऐसे आपको ना दिखाई देंगे। आज भी जहाँ जहाँ ये गोलियां लगी थी उन दीवारों पर आज भी इनके होल बने हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि पूरा जो गोली चलवा देता है। अब जो लोग हैं, इतनी संख्या में जो लोग मेले में गए हुए हैं, मेला तो आप लोग कभी भी अगर आप लोग मेले में गए होंगे दशहरे के मेले में तो आपने देखी होगी कि कितनी भीड़ होती है ना। तो जब मेले में इतने लोग हैं और वहाँ पर अगर आपने गोलियां चलवा दी तो लोगों में भगदड़ मच जाएगी, लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देंगे। तो क्या होता है, इससे बहुत भारी मात्रा में दुर्घटना होती है, ठीक है। कई लोग जो हैं, 1000 से ज़्यादा लोग जो होते हैं वहाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ एक कुआं भी है, उसमें कई लोग कूद जाते हैं, कई जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को लेके कूद जाती हैं। तो एक के ऊपर एक लोग कूदे जा रहे हैं, इतनी गोलियां चल रही हैं, लोग भाग रहे हैं। तो क्या हुआ कि सैकड़ों लोग इसमें, हजारों लोग इसमें मारे गए, ठीक है। इस दुर्घटना में बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था, इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वे हिंसा नहीं चाहते थे। जो रॉलेट आंदोलन चलाया था, रॉलेट मूवमेंट चलाया था, ठीक है ना, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में एक जो आंदोलन अपना स्टार्ट किया था जिसका नाम उन्होंने दिया था रॉलेट मूवमेंट, ठीक है। तो उसको उन्होंने जब देखा कि इतनी ज़्यादा हिंसा हो गई इससे, तो अब उन्होंने इस जो उनका जो ये मूवमेंट था इसे उन्होंने वापस ले लिया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब इतना बड़ा हत्याकांड होता है जालियांवाला बाग में तो उसका कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट होगा ना, कुछ क्या बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो, भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए इसके विरोध में, ठीक है। हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे, ठीक है। सरकार ने निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया तथा लोगों को अपमानित तथा आतंकित किया। अब लोग भी यहाँ से अपना जो कर सकते थे वो कर रहे थे और पुलिस भी कर रही थी, सब मतलब सरकार भी कर रही थी और जनता भी कर रही थी, ठीक है। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए थे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, समझते चलिएगा, समझिएगा और अपनी भाषा में लिखिएगा। जब भी आप एग्ज़ाम दें
तो मैं आपसे यही कहूँगी कि कोशिश करिएगा कि चीज़ों को समझिए, जो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ उसको एक स्टोरी की तरह समझिए कि क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, किसने क्या किया, और उसको लिखने के लिए आप अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज का यूज़ कीजिए, ठीक है। और हमेशा हिस्ट्री के जो आंसर होते हैं प्यारे बच्चों, वो हमेशा आपको क्या करने चाहिए, पॉइंट्स में देने चाहिए। अगर आप पॉइंट्स में इनके आंसर देंगे तो आप देखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए क्या क्या करते हैं ये लोग। सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसकर चलने के लिए और सारे अंग्रेज़ों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया, ठीक है। जो सत्याग्रही थे उनको ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसकर चलने के लिए और सारे जो अंग्रेज़ थे उनको सलाम करने के लिए क्या किया गया, मजबूर किया गया, ठीक है। अब इन सभी कारणों से गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया, ठीक है। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह यानी कि रॉलेट मूवमेंट को क्यों वापस ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परेशानी होगी, ठीक है ना। तो रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट मूवमेंट को अगर क्वेश्चन आ जाता है कि उन्होंने क्यों वापस ले लिया, तो ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो आपको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप इसको समझिएगा और अपनी भाषा का प्रयोग करिएगा लिखने के लिए, चाहे आप हिंदी में आंसर दें या इंग्लिश में, ओके। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता। चलो अब देखते हैं। रॉलेट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था, ठीक है। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। अब जो है महात्मा गांधी ने जब ये सत्याग्रह वापस ले लिया तब उन्होंने विचार किया कि जो आंदोलन है उसका विस्तार होना चाहिए, वो बड़े पैमाने पर होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रॉलेट मूवमेंट था, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह जो था वो मेनली क्या था, अर्बन एरिया तक ही था, ठीक है ना, सिर्फ शहरों तक ही ये सीमित था। अब महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। महात्मा गांधी ने ऐसा विचार किया कि जो भी हम आंदोलन करते हैं, जो भी हम सत्याग्रह आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह मूवमेंट करते हैं, इसका जो है विस्तार होना चाहिए, ये बड़े पैमाने पर होना चाहिए, यानी कि पूरे भारत में होना चाहिए, ठीक है ना। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आ जाएं। तो गांधी जी ने ऐसा विचार किया कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक साथ एक मंच पर आकर के काम नहीं करेंगे तब तक ये जो मूवमेंट है, कोई भी मूवमेंट जो भी ये करेंगे वो कभी भी सफल नहीं होगा। तो सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी जो मूवमेंट जो चलाएंगे, सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है ना, सत्याग्रह मूवमेंट को सफल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हिंदू और मुसलमान दोनों को एक मंच पर आना पड़ेगा, एक साथ मिल करके इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात आती है खिलाफत का मुद्दा, ठीक है। देखिए समझिएगा, खिलाफत शब्द, ये देखिए जो इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना, खिलाफत वाला जो है इससे आपका एक क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे समझिएगा। खिलाफत शब्द जो है वो खलीफा से निकला हुआ है, जो कि ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ क्या था, मुसलमानों का आध्यात्मिक, जो इस्लामिक विश्व का यानी कि मुसलमानों का आध्यात्मिक नेता भी था, ठीक है ना, स्पिरिचुअल नेता बोलेंगे, ठीक है, आध्यात्मिक नेता। क्या था ये कि ऑटोमन तुर्की का ये सम्राट तो था ही, ठीक है, खलीफा जो था इसी के नाम से खिलाफत बना है, ठीक है। तो जो खलीफा था वो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। इसलिए जो लोग थे, जो मुसलमान थे, उसकी श्रद्धा थी इसके प्रति, खलीफा के प्रति। तो जैसे अब कोई भी हिंदू हैं, ठीक है, अगर हमारे जिसको हम आप मानते हो उसके लिए कोई अगर कोई गलत बात बोलता है तो सबको अच्छा नहीं लगता है ना, बहुत बुरा फील होता है। तो ऐसे ही जब जो खलीफा है उसके बारे में जब कुछ अच्छा नहीं किया गया, ठीक है, उसके बारे में बुरा बोला गया, तो जो मुसलमान थे विश्व में, पूरे विश्व में, उनको अच्छा नहीं लगा। तो भारत में भी जो मुसलमान थे, जो इस्लामिक लोग थे, उन्हें भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ठीक है। देखिए क्या होता है
कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो है वो हार जाता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है, तुर्की जो है वो हार जाता है और यह अफवाह फैल जाती है। ठीक है, ये र्यूमर होता है कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी। ठीक है, इसलिए खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। ठीक है, अब ऐसी एक अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि ट्रीटी जो है वो थोपी जाएगी। ठीक है, और इसलिए इसको रोकने के लिए, ठीक है, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए, ठीक है, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि खिलाफत समिति का गठन किसके द्वारा किया गया, तो अली बंधुओं के द्वारा किया गया मार्च 1919 में। और कहाँ किया गया, बम्बई में किया गया। ठीक है, अब इसके आगे अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन आज के लिए मैंने बस इतना ही आपके लिए अभी रेडी किया था। सो मैंने अभी इतना बना दिया है वीडियो, तो अभी आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग प्यारे बच्चों वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ढेर सारा अपना प्यार दीजिए, अपने कमेंट दीजिए, मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि आपके और भी जो दोस्त हैं वो भी मेरा वीडियो देख सके, पढ़ सके और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं जो समझा रही हूँ उसे समझिए, लेकिन लिखिए अपनी भाषा में। ठीक है, अपनी भाषा का मतलब क्या होता है, अपनी भाषा का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप एग्ज़ाम देने बैठे हो तो आप अगर तमिल हो तो आप तमिल में लिखना शुरू कर दो, महाराष्ट्रन हो तो मराठी में लिखना शुरू कर दो। नहीं, अपनी भाषा का मतलब होता है कि जिस लैंग्वेज में हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, हिंदी और इंग्लिश, तो अपनी भाषा यानी कि जैसे मैंने यहाँ आपको पढ़ाया कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो गई, यह अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी गई, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे कि हाँ, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो गई थी और ऐसा ऐसा हो गया था, इसीलिए अली बंधुओं ने मिल करके एक खिलाफत समिति का गठन किया मार्च 1919 में बम्बई में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मन के अंदर से जो लैंग्वेज निकले लिखते वक्त, ठीक है ना, उसका यूज़ आप करोगे और हमेशा पॉइंट में आप लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए डॉट डाल रखा है, तो कोशिश कीजिए कि या तो आप डॉट डाल करके लिखिए या 1 2 3 ऐसे करके लिखिए। ठीक है, जैसे कि इसमें भी अगर हम चाहें तो इसमें भी हम 3-4 पॉइंट बना सकते हैं। लाइक यहाँ से जैसे कि यहाँ हार हुई थी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यही हो गया। सेकंड पॉइंट चाहे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि यह अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो है वो यहाँ से कर दी जाएगी कि इसलिए खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो इस प्रकार से जो है आप अपने आंसर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, पढ़िए, मेरा वीडियो को देखिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं बहुत सारे आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहती हूँ। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो देखने को मिल जाए। और ये कब कैसे होगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, है ना। तो बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।